हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं दोस्तों इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म जिसका नाम है अनअकैडमी। ओके, सो आप सभी का मैं स्वागत करता हूं दोस्तों। आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों मैं। और आज एक बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिस पे आप लोगों का ध्यान जाना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी का ध्यान इस पे रहेगा। क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है दोस्तों, जिस प्रकार से भारत के अंदर में हंगर का इशू उठा है, ठीक है। आपने अभी देखा था, अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर में जीएचआई के अंदर में भारत की रैंकिंग आई है। भारत को बहुत ख़राब रैंकिंग जो है उससे नवाजा गया है। 101 रैंकिंग मिली है दोस्तों। आउट ऑफ टोटल 115 कंट्रीज़ आर देयर ना, आई थिंक 15 और 16 कंट्रीज़ आर देयर, मे बी 15 और 16 है। और इनके अंदर अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों कुल मिला के यहाँ पर अगर हम देखें तो कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ आप ये मान लिए 101 नंबर पे है भारत। इससे पहले हम 94 पे थे और अब हमारा जो पाथ है वो और भी नीचे चला गया है। तो क्या कारण है जिसकी वजह से दोस्तों भारत के अंदर में हंगर बढ़ रहा है, या ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल एरर है जिसमें भारत को जो है इतनी बुरी रैंकिंग मिली? आप सोच सकते हो भारत की जो रैंकिंग है वो बहुत सीवियर कैटेगरी की है। मतलब भारत में हंगर बहुत सीवियर लेवल का है। भारत के जो आसपास के पड़ोसी देश है ना, उन्होंने भी भारत से बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। भारत के बाद एक दो देश ऐसे हैं जैसे अफगानिस्तान। सोचो, अफगानिस्तान जैसे देशों की श्रेणी के अंदर में भारत को रखा गया इन टर्म्स ऑफ हंगर। अभी हंगर क्यों है भारत में इतनी, ठीक है, इसका एक कारण तो मैं आपको नॉर्मल बता देता हूँ कि इंडिया में ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन है ना, तो इसकी वजह से भी आप कहोगे सर वेजिटेरियन से हंगर का क्या लेना? हाँ, लेना है। क्योंकि जिस तरीके से हंगर को मापा जाता है दोस्तों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर में हंगर को मापा जाता है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था कि किस प्रकार से ग्लोबल हंगर इंडेक्स अभी आया है। अब उससे संबंधित कुछ मुद्दे मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कराऊंगा और साथ साथ में मैं गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में भी आपको बताऊंगा कि ऐसी बात नहीं है कि हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही। भाई, हमारी सरकार बहुत कुछ कर रही है और सरकार जो जो कुछ कुछ कर रही है दोस्तों, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं दोस्तों ये चारों चैनल को आप क्या करें दोस्तों, सब्सक्राइब। दीज आर द 4 डिफरेंट चैनल्स जो मैं आपके लिए स्टार्ट किए थे मैंने 2021 के अंदर में, और अभी 2022 तक हम 2022 यूपीएससी का प्रोग्राम भी इसके ऊपर हम शुरू करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, ये चैनल्स हैं जैसे ज्योग्राफी 101, यूपीएससी 101, करंट अफेयर 101 और एनसीईआरटी 101। 101 का मतलब है वन एंड ओनली वन। सो ये चैनल मैंने शुरू किए थे आपके लिए दोस्तों। मैं चाहता हूँ आप सारे बच्चे जो हैं एक बार फटाफट से इसको फॉलो कर लें और बाकी लोगों के साथ भी आप इसको क्या करें, शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी दोस्तों इसके साथ में जुड़ सकें और हमारे साथ में कनेक्ट होकर यूपीएससी की तैयारी कर सकें। आप मेरे साथ प्यारे बच्चों अनअकैडमी ऐप पर भी जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी ऐप पर जुड़ने के लिए सर आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा विद द नेम ऑफ सुमित कुमार। आप सुमित कुमार के नाम से बस मुझे क्या कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। उसके बाद देखो, कोई भी क्विज़, कोई भी स्पेशल क्लास और कोई भी प्लस कोर्स, ये कभी आप मिस नहीं करोगे। मेरे 2 प्लस कोर्स अभी आने वाले हैं। पहला प्लस कोर्स जो होगा दोस्तों ये डिटेल एनसीईआरटी का कोर्स होगा, और दूसरा जो प्लस कोर्स होगा दोस्तों ये ज्योग्राफी ऑप्शनल का है। इसकी मोस्ट प्रोबेबल डेट होगी आपकी 10th ऑफ नवंबर, ठीक है। और ये जो कोर्स आ रहा है मेरा दोस्तों, ये 20th ऑफ नवंबर के आसपास आ रहा है। सो दीज आर द टेंटेटिव डेट ऑफ दिस ज्योग्राफी एंड दिस एनसीईआरटी एंड द ज्योग्राफी कोर्स। मैं चाहता हूँ सारे के सारे बच्चे जाके यार अनअकैडमी को सब्सक्राइब करें। जिनके पास है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप कोड ही लगाएंगे सुमित 10। प्यारे बच्चों, 31 अक्टूबर तक अनअकैडमी का डिस्काउंटेड ऑफर चल रहा है। आपको एक ईयर का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 52,000 रुपये में मिल रहा है। तो मैं चाहता हूँ सारे के सारे बच्चे जाएं दोस्तों और फटाफट अनअकैडमी को सब्सक्राइब करें। लेकिन कोड एक ही रहेगा दोस्तों, कोड क्या रहेगा, सुमित 10। सुमित 10 कोड आपको यूज़ करना है। जिस बच्चे को अनअकैडमी ज्वाइन करना है, ठीक है, कोई दिक्कत है, डाउट है या लोन से करना है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है गूगल फॉर्म का, यार उस गूगल फॉर्म को आप भर दीजिएगा। उसके बाद मेरी टीम, मेरे से जो साथ में जुड़ी हुई है सेल्स टीम, वो आपको कॉल करेगी और सब समझा देगी। लेकिन हाँ, याद रहे, कोड ना चूक पाए, कोड आपका सुमित 10 ही लगेगा, ठीक है। ये अनअकैडमी के रैंकर्स थे दोस्तों, ऑल इंडिया रैंक 2, ऑल इंडिया रैंक 9, ऑल इंडिया रैंक 10, ठीक है। ये सब अनअकैडमी के तरफ। मुझे कोई डाउट नहीं है कि जल्दी से ना अगली बार आपका भी नाम इसके अंदर में आएगा, अगर आप शिद्दत से और बढ़िया तरीके से तैयारी करोगे। टॉप 20 में इंडिया की 7 रैंकर्स हैं, टॉप 15 के अंदर में इंडिया के 50 रैंकर्स हैं, ठीक है। अनअकैडमी के 50 रैंकर्स हैं और 100+70 सेलेक्शंस हुए हैं दोस्तों इस बार अनअकैडमी की तरफ से। आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ना दोस्तों, टैकलिंग हंगर, ठीक है, जो मैं पढ़ रहा हूँ आज, जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इंडिया एंड हंगर, ठीक है, मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इंडिया एंड हंगर। आपको पता है दोस्तों ये इंडिया एंड हंगर टॉपिक दोस्तों किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों दिस टॉपिक इज बेसिकली रिलेटेड विद द जीएस पेपर 2। ये जीएस पेपर 2 से आपका रिलेटेड है, जीएस पेपर 2 से आपका ये टॉपिक संबंधित है। तो जीएस पेपर 2 में ऐसा क्या है, तो यहाँ पर टॉपिक है दोस्तों, इशू रिलेटेड टू द पॉवर्टी एंड हंगर।
हंगर और पॉवर्टी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको ये टॉपिक मैं पढ़ा देता हूँ। सो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट इसकी। कॉन्टेक्स्ट में क्या है, अभी भारत को 101वां स्थान मिला है दोस्तों कुल मिला के, किसमें, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर में 2021 की हमारी रैंकिंग रही है, और टोटल मिला के 116 कंट्रियों को इसमें रैंक दी गई है, और भारत का रैंक जो है, भारत की जो पोजीशन है वो 101वीं पोजीशन रही है। फ्रॉम इट्स 2020 पोजीशन, भारत की 2020 में पोजीशन कितनी थी, 94। अब देखो 94 से हम डिक्रीज कर गए कितने पे दोस्तों, 101, है ना। कुल मिला के हम 7 प्लेस जो है वो पीछे खिसक गए। अब कुछ तो हुआ होगा। अब इसमें यार ऑब्वियस सी बात है, कोविड का भी अपना रोल रहा होगा, है ना, पैंडमिक का भी अपना रोल रहा होगा, जिस वजह से भारत अपनी इस रैंकिंग के अंदर में पीछे गया। क्योंकि ऐसी बात नहीं है, इंडिया ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रखे हैं, ठीक है, बहुत सारे इनिशिएटिव्स भारत ने लिए हुए हैं, बट ये जो इनिशिएटिव्स भारत ने लिए हैं दोस्तों, कोविड की वजह से वो उनको पूरा नहीं कर पाए, और कहीं ना कहीं इनमें थोड़ा डिस्टर्बेंस तो रहा है दोस्तों। भारत का जो स्कोर रहा है वो रहा है 27.5, ठीक है, परसेंट, और इस स्कोर के साथ भारत बहुत ही सीवियर कैटेगरी के हंगर में है। अगर आप भारत को मेजर करोगे तो भारत में हंगर बहुत सीवियर कैटेगरी की है, बहुत गंभीर श्रेणी की हंगर के अंदर में भारत का स्थान यहाँ पर रजिस्टर्ड हुआ है। दिस वॉज ब्रॉट टू द फोर द अर्जेंसी एंड नीड टू ब्रिंग द चेंजेस इन द इंडियन न्यूट्रिशन पॉलिसी। यार ऐसी रैंक देख के, जो हम इतनी शर्मनाक रैंक हमने हासिल की है, ऐसा लगता है दोस्तों कि भारत को अपनी न्यूट्रिशनल पॉलिसी के अंदर में, भारत को अपनी पोषण नीति के अंदर में तात्कालीन प्रभाव के साथ में बदलाव करने की आवश्यकता है। ये बात सच है यार। अगर आप जिस प्रकार की रैंकिंग देख रहे हो तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इंडिया को, देखो पूरी दुनिया में 116 देश हैं जिनको इसके ऊपर मेजर किया गया, और इन 116 कंट्रीज के अंदर भारत को 101 स्थान मिला है, मतलब केवल 15 ही देश भारत के नीचे हैं, ठीक है। तो सोच लो कितनी गंदी रैंकिंग है भारत की, और किस बुरी तरीके से भारत जो है इस रैंकिंग में पिछड़ रहा है। मुझे लगता है कि भारत को अपनी पोषण नीति जो है उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों चलो, ये तो बात हो गई बदलाव लाने की बात। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको इनके बारे में क्या क्या पता है। सबसे पहले तो इस इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। इंडेक्स के में पढ़ने के बाद में दोस्तों मैं कुछ एनालिसिस करूंगा इंडेक्स से, क्योंकि इंडेक्स में रैंकिंग तो 101 आई है, पिछली बार रैंकिंग हमारी कितनी थी दोस्तों, 94th। मैं देखूंगा कि क्या पहले से हमने अभी तक क्या ग्रोथ किया है, हम नीचे गए हैं, कौन कौन से जो है हमारे लेवल इंक्रीज हुए हैं, कहाँ कहाँ पे हमें मात मिली है पहले के मुकाबले, और साथ साथ में आई विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द गवर्नमेंट प्रोग्राम। सरकार अलग अलग क्या क्या प्रोग्राम चला रही है, क्या सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी है, क्या सरकार ने कोई प्रोग्राम ही नहीं चलाया, कोई इनिशिएटिव ही नहीं लिया, वो सारी मुद्दे पे आप यहाँ पर मेरे साथ डिस्कशन करोगे। ठीक है, उन सबको आप मेरे साथ यहाँ पर पढ़ोगे। सो लेट्स स्टार्ट दोस्तों। अब फाइंडिंग्स आते हैं, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो फाइंडिंग्स है मेन, वो क्या क्या है। देखो पहली बात, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है ना, इट हैज़ 4 कंपोनेंट, इसके 4 कंपोनेंट हैं, ठीक है। इसके क्या है दोस्तों, आपके इसके 4 कंपोनेंट्स रहे हैं। पहला कंपोनेंट जो रहा है वो रहा है अंडर नरिशमेंट। इसके 4 घटक रहे हैं, कंपोनेंट मतलब घटक। पहला घटक जो रहा है दोस्तों वो रहा है अंडर नरिशमेंट। अंडर नरिशमेंट का मतलब क्या है दोस्तों, अल्प पोषण। क्या मतलब है, अल्प पोषण। अल्प पोषण का मतलब क्या है दोस्तों, अल्प पोषण का मतलब यह है कि जो आपका पोषण है ना वो कम है, बच्चों को जो पोषण मिल रहा है वो कम मिल रहा है। शेयर ऑफ अंडर नरिशमेंट इन द पॉपुलेशन इज 15.3% इन 2018 से 2020। ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर में अंडर नरिशमेंट का जो अपना योगदान रहा है, वो योगदान रहा है 15.3% का 2018 से 2020 के बीच में। फिर आता है दोस्तों चाइल्ड स्टनिंग। स्टनिंग का मतलब क्या है, स्टनिंग का मतलब ये होता है कि मान लो एक एज है आपकी 30 साल की एज में जो आपकी हाइट होनी चाहिए ना, वो आपकी हाइट नहीं है, ऐसा मान के चलते, उसको बोलते हैं चाइल्ड स्टनिंग। मतलब बौना रहना, छोटा रहना, आपकी हाइट छोटी रह जाती है, आपकी उम्र के हिसाब से आपकी हाइट नहीं बढ़ती, ठीक है। तो जो हमारे अंडर 5 ईयर के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके अंदर में चाइल्ड स्टनिंग बहुत ज़्यादा है। प्रेवलेंस ऑफ स्टनिंग इन द चिल्ड्रंस अंडर दी 5 ईयर, ठीक है, और वो कितनी है दोस्तों, 34.7% इन द 2016 से 2017, ठीक है। चाइल्ड स्टनिंग क्या है दोस्तों, ज़्यादा। सो चाइल्ड स्टनिंग मतलब प्रीवलेंस ऑफ द स्टनिंग इन द चिल्ड्रंस अंडर द 5 ईयर, 34.7% इन 2016 एंड 2020, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो तीसरा फैक्टर है प्यारे बच्चों, वो फैक्टर रहा है चाइल्ड वेस्टिंग। वेस्टिंग का मतलब है दोस्तों वेट, कि जिस एज में आप हो उस एज के हिसाब से बच्चों में वेट नहीं होता। मान लो 5 साल के जो बच्चे होते हैं ना, जिस एज में वो पहुंच गए उस एज के हिसाब से उनके अंदर में क्या नहीं है दोस्तों, वेट नहीं है। तो ये कह रहा है कि जो चाइल्ड वेस्टिंग है, इसका कितना श्रेय है इसके अंदर में, इसका श्रेय है 17.3% इन 2016 टू 2020। सो चाइल्ड वेस्टिंग जो है, इसका प्रेवलेंस जो है आपका, वो कितना रहा है आपका दोस्तों, 17.3% इन 2016 से 2020। अब बात करते हैं दोस्तों हम चाइल्ड मोर्टैलिटी। मोर्टैलिटी का मतलब क्या है, मृत्यु दर, है ना।
तो अंडर 5 में चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कितना है हमारा 3.4% इन 2019। तो ये है, तो ये 4 इंडिकेटर्स हैं जिनके ऊपर में सारी चीज़ें तय होती हैं। देखो सबसे पहला है हमारे पास चाइल्ड वेस्टिंग, दूसरा हमारे पास क्या है दोस्तों, हमारे पास है चाइल्ड स्टनिंग, ठीक है। इसके अलावा तीसरा क्या है हमारे पास दोस्तों, आपका चाइल्ड मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी मतलब बाल मृत्यु, चाइल्ड वेस्टिंग मैंने आपको बता दिया, वेस्ट मतलब वजन, और आपका स्टन मतलब हाइट। चाइल्ड मोर्टेलिटी का मतलब क्या है, मृत्यु दर। अंडर 5 की बात मैं कर रहा हूँ सबकी, और चाइल्ड नरिशमेंट, ठीक है, अंडर नरिशमेंट। तो ये 4 फैक्टर हैं जिनके आधार पर दोस्तों हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स को क्या करते हैं, आपका मीजर करते हैं। देखो किन बच्चों को ये बात मेरी समझ में नहीं आई, मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ। पहला हो गया मेरे पास दोस्तों अंडर नरिशमेंट, ठीक है। दूसरा क्या हो गया मेरे पास बच्चों, सेकंड जो हो गया मेरे पास सर, दैट इज चाइल्ड स्टनिंग। इसके अलावा तीसरा हो गया मेरे पास सर चाइल्ड वेस्टिंग, ठीक है, चाइल्ड वेस्टिंग हो गया। और लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द चाइल्ड मोर्टेलिटी, ठीक है, चाइल्ड मोर्टेलिटी। और ये सब मैं किस में कर रहा हूं दोस्तों, अंडर 5। और इसी के अंदर से हम क्या निकाल रहे हैं दोस्तों, आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसमें भारत को रैंकिंग मिली है 101 आउट ऑफ 116 कंट्री। कितनी शर्म की बात है, ठीक है ना, है यार शर्म की बात, इसमें कोई दोहराई नहीं है। पर चलो एनालाइज करते हैं, क्योंकि देखो भारत के अंदर में तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि रिपोर्ट, ये डाटा जो है ना ऐसे ही है बेवकूफ़ बनाने के लिए, वास्तविकता कुछ और है, ठीक है। जो इसमें लिखा है ना वो रियलिटी नहीं है, वो वास्तविकता नहीं है। द वास्तविकता इज समथिंग एल्स, रियलिटी इज समथिंग एल्स, कुछ और है रियलिटी। तो रियलिटी हम देखते हैं, चलो हम अपने हिसाब से कोशिश करेंगे जानने की कि हमने क्या प्रोग्रेस की है, कहाँ पे प्रोग्रेस की है और कहाँ पे नहीं की है। एनालिसिस करते हैं खुद से। कह रहा सिंस 2000 से, हमने मतलब साल 2000 से, इंडिया हैज़ मेड सब्सटेंशियल प्रोग्रेस बट देयर आर स्टिल एरिया ऑफ कंसर्न। कह रहा है कि भारत ने सन 2000 से ना बहुत पर्याप्त मात्रा में प्रगति की है, लेकिन अभी भी चिंता का क्षेत्र जो है वो भी बचा हुआ है। और इसमें सबसे विशेष क्षेत्र जो है वो है बाल पोषण, ठीक है। सो इंडिया हैज़ मेड सब्सटेंशियल प्रोग्रेस बट देयर आर द स्टिल एरिया ऑफ कंसर्न पर्टिकुलरली रिगार्डिंग द चाइल्ड न्यूट्रिशन। मुख्य रूप से क्या है दोस्तों, बाल पोषण, ठीक है। सन 2000 से मैं बात कर रहा हूँ, 2000 के बाद में भारत ने ऐसा नहीं है कि प्रोग्रेस नहीं की, हमने प्रोग्रेस की है, बट चाइल्ड नरिशमेंट के अंदर में, चाइल्ड न्यूट्रिशन के अंदर में अभी भी कुछ करना हमें बाकी है। इंडिया का जो GHI स्कोर है आपको पता है डिक्रीज हुआ है, 94 से हम आ गए 101 के अंदर में, ठीक है। द प्रपोर्शनल ऑफ अंडर नरिश्ड इन द पॉपुलेशन एंड अंडर 5 चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट आज नाउ एट रिलेटिवली लो लेवल। देखो वैसे अगर हम देखें पुराने टाइम से तो हम डिक्रीज कर ही रहे हैं, बट फिर भी जो हमारे यहाँ पे है ना वो अलार्मिंग रेट है पूरी दुनिया के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो, चाहे वो चाइल्ड स्टनिंग हो, अंडर नरिशमेंट हो, चाइल्ड मोर्टेलिटी हो। अब भारत में चाइल्ड मोर्टेलिटी, बाल मृत्यु दर पहले से बहुत कम है, लेकिन फिर भी जो है वो बहुत ज़्यादा है दुनिया के कंपेरिजन में। वाइल चाइल्ड स्टनिंग हैज़ सीन इन अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज, ऐसा बात नहीं है। चाइल्ड स्टनिंग के अंदर मतलब जो हाइट और जो आपका उम्र का कॉन्सेप्ट होता है, अब वो डिक्रीज हुआ है, बट जो है वो भी स्टिल इट इज़ वेरी हाई। बाल स्टनिंग में उल्लेखनीय कमी हमने देखी है, पहले बहुत ज़्यादा होता था, अब तो फिर भी कम हो गया है, बट स्टिल जो है ना अभी वो भी बहुत अधिक माना जा रहा है। डिस्पाइट इंप्रूवमेंट ओवर द ईयर, इंडिया हैज़ द हाईएस्ट चाइल्ड वेस्टिंग रेट्स इन ऑल द कंट्रीज कवर्ड इन द GHI। आप देखो 116 देश हैं पूरी दुनिया में, 116 देशों में से भारत जो है, इंडिया जो है, उसमें चाइल्ड वेस्टिंग सबसे ज़्यादा है। वेस्टिंग मतलब समझते हो ना, मैंने बताया वेट, एज के हिसाब से वेट नहीं है, सबसे ज़्यादा है पूरी दुनिया के अंदर में। जितने भी हमने GHI के अंदर में इंडेक्स में, ग्लोबल ह्यूमन इंडेक्स हंगर इंडेक्स के अंदर में जितने भी देशों को हमने इसके अंदर में मीज़र किया है दोस्तों, यहाँ पर आप ये मान के चलो कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट चाइल्ड वेस्टिंग कहाँ रही है दोस्तों, आपके इंडिया में रही है, ठीक है। हाईएस्ट चाइल्ड वेस्टिंग भारत में रही है। अब हम बात करते हैं सर व्हाट आर द डिफरेंट कॉज ऑफ द मल न्यूट्रिशन, ठीक है। ये कुपोषण जो हो रहा है ना, ये सब किसकी माया है भाई? अरे इंडिया को जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर में इतनी कम रैंकिंग मिली है, किसकी माया भाई? कुपोषण की, माल नरिशमेंट की, कुपोषण की। अब आपको क्या लगता है कुपोषण के लिए क्या क्या जिम्मेदार हैं? तो मैं आपको बताता हूँ, देयर आर मल्टीपल डायमेंशंस जो इसके लिए जिम्मेदार है। देयर आर द मल्टीपल डायमेंशंस ऑफ द माल न्यूट्रिशन इन इंडिया। और इनमें कौन कौन सी चीज़ इंक्लूड है? देखो सबसे पहले इंक्लूड है इसके अंदर में कैलोरीफिक डेफिशिएंसी। कैलोरीफिक डेफिशिएंसी का मतलब क्या? कैलोरी की कमी। कैलोरी की कमी का मतलब क्या है? देखो आप जो खाना खाते हो ना, उससे एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी को हम कैलोरीज के अंदर में मापते हैं। अब भारत के अंदर में क्या है? कैलोरीफिक डेफिशिएंसी है, मतलब जितनी कैलोरी आपके शरीर को चाहिए, आपकी बॉडी को जितनी कैलोरी ऊर्जा चाहिए ना, जितनी एनर्जी चाहिए, आपका जो इनटेक होता है, जो आप खाना खाते हो दोस्तों, वो बहुत क्या होता है? लो होता है, ठीक है, कम। अच्छा कई लोग बहुत ज़्यादा पेलते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा खाते हैं, कैलोरी इंटेक बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये कैलोरी इंटेक वो ज़्यादातर जो करते हैं ना, वो जंक फूड से करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं? जंक फूड से, बर्गर, पिज्ज़ा, तो वो भी बेकार है। तो ये भी माल नरिशमेंट है और ये भी माल नरिशमेंट है। जो कम लेता है वो भी माल नरिशमेंट है, कुपोषण है, और ज़्यादा लेता है वो भी कुपोषण है ना।
बस फर्क क्या है, इस कुपोषण में आपको मोटापा आ जाएगा और इस कुपोषण के अंदर में आप सिंगल हड्डी हो जाओगे। कैलोरी की कमी जो है वो है, ठीक है, कैलोरीफिक कमी है भारत के अंदर में। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, कैलोरीज जितनी हमें चाहिए, हमारी बॉडी को नीड होती है, हम उस कैलोरी से कम कंज्यूम करते हैं। अब ये जो कम कैलोरीज हम लेते हैं ना, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या क्या रीज़न हो सकता है? क्या हमारे देश में अनाज नहीं है, फूड ग्रेन नहीं है? गलत, फूड ग्रेन तो बहुत है। आप देखते हो गोदामों के अंदर में जो हमारे स्टोरेजेस है ना, उनके अंदर में फूड सड़ता रहता है अनाज का, गोडाउन्स के अंदर में सड़ता रहता है, फूड स्टोरेज के अंदर में, ठीक है, सड़ जाता है वो। तो हमारे पास गवर्नमेंट के पास में बहुत इनफ फूड ग्रेन है, वी हैव सरप्लस ऑफ द फूड ग्रेन्स, बट फिर भी हम कैलोरीफिक डेफिशिएंसी में। और इसका कारण क्या है दोस्तों? बिकॉज सरकार का जो एलोकेशन है और जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज़ नॉट प्रॉपर। सरकार जो हमें चीज़ें बांटती हैं, अलॉट करती हैं, और जो हमारे को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है दैट इज़ नॉट दैट मच प्रॉपर, वो उतना प्रॉपर नहीं है, एंड दैट इज़ द मेन रीज़न, ठीक है, जिसकी वजह से भारत के अंदर में कैलोरीफिक डेफिशिएंसी है। हर साल जितना बजट हम अलॉट करते हैं ना, कि इतना पैसा हमने आवंटित किया वार्षिक बजट के अंदर में, जिससे भारत के लोगों को हम क्या खिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, आपको पता है वो बजट भी पूरा इस्तेमाल नहीं होता। सो इंडिया के अंदर में जो शॉर्टेज है कैलोरीफिक वैल्यू की, उसके पीछे कारण क्या है दोस्तों? हमारा ईयरली बजट, और साथ में दोस्तों हमारे यहाँ की जो एलोकेशन जो है, बजट नहीं, हमारा जो है एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारा प्रॉपर नहीं है, ठीक है। हाँ, सही बोला आपने, इंडिया में वेस्ट बहुत होता है, ठीक है, हम बहुत वेस्ट करते हैं, बहुत खाना वेस्ट होता है। अच्छा, अगली बात है प्रोटीन हंगर। अच्छा, आपको पता है दोस्तों, भारत के अंदर में, इंडिया एक यार वेजिटेरियन कंट्री है, और वेजिटेरियन कंट्री होगा तो ऑब्वियस सी बात है भारत के अंदर में मुख्य सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या है? पल्सेस, दालें। अब लेकिन यार आप दाल कितनी भी खा लो, आप 1 किलो दाल थोड़ी ना खा सकते हो, या खा सकते हो, 1 किलो दाल नहीं खा सकते, है ना। आप 2 किलो दाल थोड़ी ना खा लोगे। लेकिन आप, अगर मैं कहूँ आपको कि दिन के अंदर में आपको 5 अंडे खाने हैं, तो आप आराम से खा सकते हो, 5 eggs आप खा सकते हो, और 5 अंडों से कुल मिला के आपको 30 से लेकर 35 ग्राम तक का क्या मिलता है दोस्तों? आपको प्रोटीन मिल जाता है, ठीक है। सो मैं वही बोल रहा हूँ कि 30 से लेकर 35 ग्राम का प्रोटीन आपको 5 अंडों से मिलता है, लेकिन आप 5 अंडे खाते तो नहीं है ना, आप 5 अंडे नहीं खाते हैं, क्योंकि इंडिया इज ए वेजिटेरियन कंट्री। हम कहते हैं दाल आने दो भाई, दाल से प्रोटीन लेंगे, दाल, ये दाल आप, अब दाल का भी रेट बहुत बढ़ रखा है, दाल इतनी बनती नहीं है, तो इसी वजह से दोस्तों ये बड़ी प्रॉब्लम है। और भारत के अंदर में हमने न्यूट्रिशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम चलाया, दैट इज़ ना मिड डे मील, ठीक है। वो क्या है दोस्तों? आपका मिड डे मील प्रोग्राम। अब ये जो मिड डे मील प्रोग्राम है ना प्यारे बच्चों, ये मिड डे मील प्रोग्राम के अंदर में एग मिसिंग है, अंडा मिसिंग है, लोग अंडा नहीं खाते, खाना पसंद नहीं करते। हमारे जो माइथोलॉजी है, हिंदू माइथोलॉजी, उसके अंदर में चिकन खाना या नॉनवेज खाना, उसको हम क्या मानते हैं? थोड़ा सा बुरा मानते हैं। और यही कारण है दोस्तों, हमारे यहाँ पर हंगर ज़्यादा है, बिकॉज हमारे प्रोटीन की जो कमी है वो बॉडी की पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि जो प्रोटीन रिच फूड होता है वो बेसिकली नॉनवेज होता है, और नॉनवेज खाना हम खाते नहीं, एंड दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम, जिसकी वजह से ये बीमारियाँ जो है ये हमें होती है। प्रोटीन का हंगर है, प्रोटीन की कमी है हमारी जनसंख्या में। इसके अलावा होता है दोस्तों माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। सर ये कैसे होती है? सर माइक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब होता है जो मिनरल्स, कई सारे मिनरल्स ऐसे होते हैं ना जो हमारी बॉडी को ट्रेस अमाउंट में चाहिए होता है। कितने किस में हो चाहिए होते हैं दोस्तों? ट्रेस अमाउंट। ट्रेस अमाउंट का मतलब क्या है दोस्तों? बिल्कुल थोड़ी थोड़ी अमाउंट में। अब ये बहुत सारे फ्रूट से मिलते हैं, वाइटामिन्स, इनके लिए अलग से डाइट हमें जो है फॉलो करनी पड़ती है। अब जनरली हम क्या करते हैं ना दोस्तों, ये हम ले नहीं पाते हैं, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी आती है, क्योंकि फ्रूट में आते हैं ये। ज़्यादातर लोग फ्रूट नहीं खाते, वो हेल्दी हैबिट उनमें खाने की होती ही नहीं है, ठीक है। वो ऐसे ही मतलब रोटी चावल, रोटी चावल, रोटी चावल, यही सब हम खाते रहते हैं, और उसकी वजह से दोस्तों क्या होता है प्रॉब्लम? चावल में कार्ब्स होता है बट उतना प्रोटीन नहीं होता, ना ही उतने उतने माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। तो भारत में माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी भी एक बड़ा कारण है, ठीक है। इसको हम हिडन हंगर कहते हैं, पता है आपको? माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी को हिडन हंगर कहते हैं, प्रोटीन की डेफिशिएंसी को प्रोटीन हंगर कहते हैं। ये भी एक बड़ा कारण है। इंडिया फेस अ सीवियर क्राइसिस इन माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, इट्स कॉज इंक्लूड्स पुअर डाइट। हमारी डाइट बहुत पुअर है। हम डिजीज़ और इंक्रीज्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट नीड नॉट मेट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। बहुत टाइम पर क्या होता है दोस्तों, जब वेमेन प्रेग्नेंट होती है दोस्तों, या ठीक है जब वो बच्चे को दूध पिलाती है, तो उस समय उसकी बॉडी में माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं होते, और वो माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं होंगे तो उस वेमेन में, तो वो बच्चा भी फिर क्या होगा दोस्तों, उसमें उस माइक्रोन्यूट्रिएंट की क्या होगी? कमी होगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे एक्सेस टू द न्यूट्रिशियस फूड इज़ द ओनली वे टू डिटरमाइन द डेट्रीमेंट्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। सो आपको अच्छा खाना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, इनके अलावा जैसे हमने बोला कि भाई माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, प्रोटीन हंगर है, कैलोरीफिक डेफिशिएंसी है, दीज आर द रीजंस। मैं मानता हूँ दोस्तों इसमें, इसकी वजह से भारत पीछे जरूर रहा है, बट इनके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे कारण हैं। और वो कारण क्या है दोस्तों? वो कारण है भारत के अंदर में पुअर एक्सेस टू द सेफ ड्रिंकिंग वाटर। देखो हमारे पास जो पेयजल है ना, वो सुरक्षित पेयजल नहीं है।
जल हमारा जो है वो प्रदूषित होता है, दूषित होता है, उसके अंदर में बहुत सारे कंटेमिनेंट्स होते हैं, वो आपको बीमार कर देते हैं और इससे भी आपके स्वास्थ्य के ऊपर में बुरा प्रभाव पड़ता है। पुअर एक्सेस टू द सैनिटेशन, स्पेशली टॉयलेट्स, जो हमारे टॉयलेट्स होते हैं ना, स्वच्छता है उसमें बहुत अच्छी है नहीं। आप जाके देखोगे टॉयलेट भारत के अंदर में ज़्यादातर टॉयलेट में जो है बहुत गंदे हैं, बहुत गंदे हैं, ठीक है, वाहियात किस्म के टॉयलेट। अभी ठीक है सैनिटेशन पे काम हुआ है 2014 के बाद में, जब से स्वच्छ भारत अभियान आया ना, उससे पहले तो क्या हाल था आप सोच सकते हो। सरकारी टॉयलेट में, सरकारी किसी उस पर टॉयलेट है तो आप जा नहीं सकते थे। लो लेवल ऑफ इम्यूनाइजेशन, यार लोगों का टीकाकरण नहीं हो रखा, इम्यूनाइजेशन नहीं हो रखा है ना। जैसे बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसको कई प्रकार के टीके लगते हैं। मिशन इंद्रधनुष सुना आपने? तो मिशन इंद्रधनुष के अंदर में क्या होता है दोस्तों, मिशन इंद्रधनुष के अंदर में कई प्रकार के टीके जो हैं वो लगाए जाते हैं एक बच्चे को, लेकिन जनरली अपने यहाँ पे वो भी नहीं होता, ठीक है, सब बच्चे टीकाकरण जो है नहीं होता। एजुकेशन स्पेशली ऑफ विमेंस, महिलाओं की जो एजुकेशन है, इट कंट्रीब्यूट स्पेशली टू डिसमल सिचुएशन, ठीक है, इसमें भी दिक्कत है। महिलाएं उतनी एजुकेट नहीं है इंडिया के अंदर में। अगर ज़्यादातर अगर मैं मिडिल क्लास फैमिली की बात करूँ ना, तो यार जल्दी वो ज़्यादातर ना वो माइथोलॉजी से बहुत प्रभावित है। वो ना ग्रोथ के शॉर्टकट हम बहुत ढूंढते हैं और इसके लिए हम चाहते हैं हम अपने भगवान को प्रसन्न रखें बस। और भगवान को प्रसन्न करने के लिए एकमात्र जो चीज़ है दोस्तों वो क्या है, नॉनवेज ना खाएं। और इस नॉनवेज ना खाने से ना दोस्तों बहुत प्रकार की कमियां आती हैं बॉडी के अंदर में, ठीक है। अगर महिलाएं एजुकेटेड हो, उनको पता हो कि हाँ दिस इज़ अ फूड जहाँ से हमें प्रोटीन मिलता है, तो हो सकता है अंडे तो कम से कम खाएं, ठीक है, एग्स तो खाएं, ठीक है, या चिकन वगैरह जो भी चीज़ें खा सकते हैं, दे हैव टू ईट सो दैट ये कमी जो है उनकी बॉडी में ना आए। अच्छा, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, सरकारी हस्तक्षेप। अब ऐसी बात नहीं है सरकार ने कुछ नहीं किया भाई, ऐसा नहीं है कि सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी। आपको मैं बता दूं गवर्नमेंट इज़ डूइंग अ लॉट, सरकार बहुत कुछ कर रही है दोस्तों, है ना। इस सिचुएशन को, इस सिनेरियो को क्या करने के लिए दोस्तों, ठीक करने के लिए। वो क्या क्या कर रहे हैं, सरकार ने कई सारे मूवमेंट स्टार्ट किए हैं। जैसे सरकार ने स्टार्ट किया ईट राइट मूवमेंट, है ना, ईट राइट मूवमेंट हमने स्टार्ट किया, ईट राइट इंडिया मूवमेंट। एक ये आउटरीच एक्टिविटी है, बेसिकली ये हमारे जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, FSSAI, उसने इसको क्या किया है, ऑर्गेनाइज किया है फॉर द सिटीजन टू नज देम टुवर्ड्स द ईटिंग राइट, है ना। हमारी जो फूड जो FSSAI है, उसने कहा कि चलो ठीक है यार, लोगों को अच्छा खिलाते हैं, सही खाना खिलाने के लिए प्रेरित करते हैं कि सही खाओ, बढ़िया खाओ, चबा के खाओ, ठीक है, निगलो मत, खाना को जल्दी जल्दी मत खाओ, आराम से खाओ। तो इस सब के लिए एक मूवमेंट जो है चलाया गया, जिसको हम कहते हैं ईट राइट मूवमेंट, ईट राइट इंडिया मूवमेंट। याद है आपको 2019 के अंदर में, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 2019 के अंदर में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। उसके अलावा था पोषण अभियान, ठीक है, पोषण अभियान लॉन्च हुआ था आपका, ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से इसको स्टार्ट किया था 2018 के अंदर में, ठीक है। इसका टारगेट ही क्या था कि हम स्टनिंग को रिड्यूस करें, अंडर नरिशमेंट को हटाएं। हम जो यंग चिल्ड्रंस है, जो महिलाएं हैं एडोलसेंट्स में, उनमें एनीमिया की, जो आयरन की कमी हो जाती है किशोरियों में, और महिलाओं में जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, उनको हम पोषित करें और उनमें किसी प्रकार का मल न्यूट्रिशन ना रहने दें। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये भी एक स्कीम है दोस्तों, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये भी आपके मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है। एक मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है, जिसके द्वारा सरकार जो है हमारी जो माताएं हैं उनको फ़ायदा पहुंचाना चाहती है। ये हमने स्टार्ट की थी कब दोस्तों, 1 जनवरी 2017 से। भाई जो महिलाएं माताएं हैं, ठीक है, जो माता हैं जिनके बच्चे हैं, ताकि उनके अंदर में किसी प्रकार का स्वास्थ्य में कमी ना हो, उनको पूरी तरीके से पोषण मिले, इसके लिए हमने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है ये स्टार्ट की। इसके अलावा फूड फोर्टिफिकेशन हम करते हैं दोस्तों, ठीक है। हम क्या करते हैं दोस्तों, आजकल जैसे जो आपका TPDS में टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, या जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर में जैसे हम फूड ग्रेन देते हैं, जैसे आपको राइस दिया जाता है, ठीक है, जैसे आपको राइस के अलावा जैसे अगर मैं बात करूं तो व्हीट दिया जाता है, ठीक है। अब इस व्हीट को फोर्टिफाई किया जाता है, ठीक है, फोर्टिफाई किया जाता है। जैसे चावल है तो चावल जैसे नूडल्स बनाए जाते हैं, उसके अंदर में मिक्स किए जाते हैं, और इन नूडल्स के अंदर है ना कुछ मिलाया जाता है इनके अंदर, मतलब चावल जैसे ही दिखेंगे आपको वो, ठीक है। और वो नूडल्स जो होते हैं ना, बेसिकली उनके अंदर में छोटे छोटे थोड़े थोड़े माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं उनके अंदर में। उन नूडल्स के अंदर में ना दोस्तों, उन छोटे छोटे के अंदर में आयरन होता है, आयोडीन, जिंक, विटामिन, ये सारी चीज़ें उसके अंदर में पाई जाती हैं, ठीक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 ये भी है। इट लीगली एंटाइटल्ड अप टू 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशंस एंड 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन टू रिसीव सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स अंडर द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। आपको पता है ये कांग्रेस गवर्नमेंट जब गई थी ना, जाते जाते यूपीए की गवर्नमेंट ने सबसे अच्छा काम किया था कि भारत के अंदर में उन्होंने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर में पास किया था। इस एक्ट के तहत द्वारा उन्होंने क्या किया कि भारत के जो ग्रामीण लोगों में उनमें 75% लोग जो हैं उनको फूड राइट टू फूड जो है उन्होंने उनको दिया कि उनके पास फूड का अधिकार हो, खाना का अधिकार हो।
और ऐसे ही अर्बन पॉपुलेशन के पास में क्या हो 50%, ताकि वो सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर में सरकार से फूड ग्रेन जो है वो एक्सेस कर सकें। और वो कहाँ से जाके लेते हैं दोस्तों, आपके टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम से, ठीक है, इसके तहत में। मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष में हम क्या करते हैं दोस्तों, टीकाकरण करते हैं बच्चों का, और जो महिलाएं हैं ना हमारी, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है, उनका इम्यूनाइजेशन किया जाता है, उनका टीकाकरण किया जाता है। तो मिशन इंद्रधनुष भी है। 2 ईयर ऑफ एज एंड प्रेग्नेंट वुमेन्स फॉर इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट दी 12 वैक्सीनेटेड प्रिवेंटेबल डिजीज। मतलब कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनको वैक्सीन लगा दो आप बच्चों को ही ना, तो वो उनको बाद में होंगे नहीं। हेपेटाइटिस, कई प्रकार की बीमारियां हैं यार, तो वो सारे के सारे जो हम इंजेक्शन्स उनको लगाते हैं, जो वैक्सीन्स पहले से लगाते हैं, वो हमारा एक प्रोग्राम है। दैट प्रोग्राम इज मिशन इंद्रधनुष। तो हमने इसके अंदर में भी काम किया हुआ है। उसके अलावा हमारी एक स्कीम हो रहा है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, है ना, ICDS जिसको बोलते हैं। तो इसको 2 अक्टूबर 1975 को लॉन्च किया गया था, है ना। तो इसके अंदर में कई सारी सर्विसेज का पैकेज दिया जाता है, ठीक है, कई सारी सर्विसेज का क्या दिया जाता है, पैकेज दिया जाता है ऑफ 6 सर्विसेज टू चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 से 6 साल। भाई जो बच्चा 0 से 6 साल का है, कोई प्रेग्नेंट महिला है वो, या कोई स्तनपान कराने वाली महिला है तो वो, ठीक है, जो बच्चे को दूध पिलाती है, तो उनके लिए स्कीम है आपका 2 अक्टूबर 1975 को भारत सरकार के द्वारा इस स्कीम को क्या किया गया था दोस्तों, शुरू। तो आप देख रहे हो, ऐसी बात नहीं है, सरकार कर भी बहुत रही है। ईट राइट मूवमेंट शुरू कर रही है, पोषण अभियान चलाया सरकार ने, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें फूड फोर्टिफिकेशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, मिशन इंद्रधनुष, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ये सब हमने स्टार्ट किए हैं। इसके अलावा भी देखो आप, इसमें ये 6 जो आपके ICDS के अंदर में, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट्स में, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के तहत में सरकार के जो 6 अलग अलग सर्विसेज हैं वो कौन सी है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। जो आप भोजन करते हो ना, आपको उससे उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, तो इसलिए आप क्या करते हो दोस्तों, बाहर से सप्लीमेंट्स लेते हैं हम, ठीक है, प्रोटीन पाउडर, ऐसा सप्लीमेंट्स लिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, इसके द्वारा लिया जाता है। उसके अलावा प्री स्कूल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, ये भी दी जाती है। प्री स्कूल मतलब स्कूल से पहले की, और नॉन फॉर्मल एजुकेशन दी जाती है इस स्कीम के तहत में, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के तहत में। इसके अलावा अगर हम देखें इसमें न्यूट्रिएंट एंड हेल्थ एजुकेशन, ठीक है, ये दी जाती है। इम्यूनाइजेशन जो है ये किया जाता है, हेल्थ रेगुलर हेल्थ चेकअप्स होते हैं दोस्तों, और अदर रेफरल सर्विसेज। तो ये 6 प्रकार की सर्विसेज इसके अंदर में दी जाती है, ठीक है। चलो, सरकार ने क्या किया वो भी देख लिया। अब सर आगे का रास्ता क्या है, आगे हमें क्या करना चाहिए, तो आगे हमें कुछ कुछ मुद्दों पे ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी एग्रीकल्चर, ठीक है। सो एग्रीकल्चर पे क्या करें हम दोस्तों, न्यूट्रिएंट लिंकेज स्कीम्स हैव द पोटेंशियल फॉर ग्रेटर इंपैक्ट इन डीलिंग विद द माल न्यूट्रिशन एंड दस नीड्स ग्रेटर एम्फोसिस। Recognizing the importance of this link, the Ministry of Women's and Child Development launched the भारतीय पोषण कृषि कोष 2019। अब इस स्कीम में क्या है दोस्तों, there is a need to promote scheme directed to nutrition agricultural linked activity in the rural areas. However, implementation remains the key. आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि न्यूट्रिशन और एग्रीकल्चर को आप आपस में लिंक कर दो, क्योंकि भारत के अंदर में 60% लोग तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ना। अब हम जनरली क्या करते हैं, हम राइस वीट मोनोकल्चर को फॉलो करते हैं, चावल उगा लिया, वीट उगा ली, चावल वीट, हम न्यूट्रिशियस क्रॉप्स उगाते नहीं, पल्सेज उगाओ भाई, ठीक है। तो वो चीज़ें करनी पड़ेंगी, कोरस ग्रेन्स उगाओ। सो अर्ली फंड डिसबर्समेंट। अब क्या होता है देखो, कई बार हम एक स्कीम तो बना देते हैं, और स्कीम के लिए जो फंड होता है ना, जो पैसा होता है, वो हम लेट डिसबर्स करते हैं, है ना, तो वो भी एक दिक्कत है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, हमें अर्ली फंड डिसबर्स करना चाहिए। सो द गवर्नमेंट नीड टू एंश्योर अर्ली डिसबर्समेंट ऑफ फंड एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड इन द स्कीम्स लिंक टू द न्यूट्रिशन। भाई ऐसी स्कीम जो आपकी न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, पोषण से रिलेटेड है, ऐसी स्कीम जो पोषण से जुड़ी हुई है, वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, जो धन है वो जल्दी से आप उसको रिलीज करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्कीम लटकी रहे आपकी, तो वो भी गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो ये हमें करना पड़ेगा। सो ये सारे एग्रीकल्चर से लिंक्ड है। इसके अलावा अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैंने आपको क्या बताया, सरकार के पास में फूड ग्रेन की कमी थोड़ी ना है, लेकिन जितना फूड ग्रेन है हम उसको बराबर से ना तो अलॉट कर पाते हैं, ना उसको बांट पाते हैं। तो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम, है ना। तो ये भी दिक्कत है। इट हैज़ बीन पॉइंटेड आउट मैनी टाइम्स द एक्सपेंडिचर मेड अंडर द मैनी न्यूट्रिशन बेस्ड स्कीम्स इज कंसिडरेबली लोअर देन व्हाट इज अलॉटेड अंडर द देम। मतलब मैंने बोला ना अभी, जितना हमने बजट में अलॉट किया ना, वार्षिक बजट में सेंशन किया कि इतना हम भाई न्यूट्रिशन बेस्ड स्कीम को लेके आएंगे, उनके लिए चलाएंगे, भाई इतना सरकार ने पैसा अलॉट कर दिया कि हम न्यूट्रिशन स्कीम के लिए चलाएंगे। अच्छा, कई बार हम उन स्कीम्स के लिए उतना भी वो पूरा नहीं कर पाते हैं। कन्वर्जेंस विद अदर स्कीम्स, है ना, हमें कई जो बहुत सारी अलग स्कीम्स है उनके साथ हमें उनको मिक्स करना पड़ेगा। न्यूट्रिशन गोज बियॉन्ड जस्ट फूड। अब न्यूट्रिशन का मतलब सिर्फ खाना थोड़ी ना है, ठीक है।
इसका लिंक इकोनॉमिक से भी है, इसका लिंक हेल्थ से भी है, इसका लिंक पानी से भी है, इसका लिंक आपका सैनिटेशन से भी है, स्वच्छता से भी है, इसका लिंक आपका जेंडर से भी। आप देखते हो इंडिया के अंदर में जो मेल पॉपुलेशन है, ठीक है, जो मेल बच्चे हैं वो तो फिर भी इतने माल न्यूट्रिशन नहीं है, बट महिलाओं में ज़्यादा है, तो हमें इनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो वी हैव टू लुक बियॉन्ड द फूड, हमें खाने के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। दिस इज वाई द प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ अदर स्कीम्स कैन बी कॉन्ट्रीब्यूट टू द बेटर न्यूट्रिशन। अगर आप खाने के साथ साथ सिर्फ भोजन 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 फूड ना देख के अगर इकोनॉमिक्स, हेल्थ, वाटर, सैनिटेशन, जेंडर, इनकी तरफ भी ध्यान दोगे दोस्तों, तो भी आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो दूर हो सकती है। ठीक है, जैसे आपकी स्वच्छ भारत अभियान है, जल जीवन मिशन है, आपको इनको कन्वर्ज करना पड़ेगा दोस्तों। पोषण अभियान, इनको एक जगह मिलाना पड़ेगा, इन स्कीम के अंदर में कन्वर्जेंस डेवलप करना पड़ेगा। मिड डे मील स्कीम को आपको और इंप्रूव करना पड़ेगा। मिड डे मील स्कीम जो है दोस्तों, इसका मतलब ही क्या है भाई, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं ना, उनको हम एक प्रॉपर डाइट दें। ठीक है, तो इसमें हम दूध ऐड कर सकते हैं, इसमें हम अंडे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हर स्टेट का अपना अपना खुद का मेन्यू बना सकते हैं। जैसे सदर्न स्टेट्स के अंदर में मछली बहुत खाई जाती है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट जो है आपका ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत, तो आप वहाँ पे वो चीज़ ऐड कर सकते हो। तो अलग अलग स्टेट अपने, ऐसा नहीं है कि भारत पूरे देश के अंदर में भाई यही दिया जाएगा, नहीं, तो आप अलग अलग न्यूट्रिशियस चीज़ें डाल सकते हो, अंडे, मछली, ठीक है, मिल्क, है ना। बट जब भी हम बोलते हैं कि मिड डे मील स्कीम के अंदर में मीट या मछली, अंडे दो, तो उसका फिर विरोध होने लग जाता है। ठीक है, तो फिर कैसे हम इसमें अच्छा कर पाएंगे। चलिए इसको मैं कंक्लूड कर रहा हूं। विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ अंडर नरिश्ड पीपल्स इन द वर्ल्ड, इंडिया नीड्स टू हेस्टन टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टू जीरो हंगर बाय 2030। अब देखो, हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करने का भी प्रेशर है भाई। हमें 2030 तक भारत के अंदर में हमें जीरो हंगर करनी है, और आपको दिख रहा है 101 के ऊपर है हम, सीवियर हंगर है भारत में। हम कैसे अचीव करेंगे भाई इसको, मुझे तो बहुत बड़ा मुश्किल लग रहा है। According to the World Bank program of the World Bank, malnutrition affects cognitive abilities, work days and health. इन दैट सेंस, ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि अगर आपका नरिशमेंट ठीक नहीं है ना, अगर आप पोषण प्रॉपर नहीं ले रहे, तो आपका काम, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी दिमाग सोचने सकने की क्षमता, वो सब प्रभावित होती है आपकी। ठीक है, इन द सेंस फिक्सिंग द न्यूट्रिशन प्रॉब्लम इन इंडिया कैन मेक अ डिफरेंस, नॉट जस्ट टू बेटर न्यूट्रिशन बट बिल्ड अ वेल्दियर नेशन टू। अब देखो एक बात बताओ, अपने इंडिया में मान लो इतना ही रहा, लोगों को अच्छा पोषण ही नहीं मिलता, तो सबका दिमाग काम ना करेगा ढंग से, और दिमाग काम ना करेगा तो इंडिया कभी भी एक अमीर देश नहीं बन पाएगा, हम गरीब के गरीब ही रह जाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक ज़रूरी है, अगर हमें एक अच्छे लेवल पे जाना है तो हमें ये भी जो दोस्तों क्या है करना चाहिए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रैंकिंग शुड प्रॉम्प्ट अस टू लुक एट आवर पॉलिसी फोकस एंड इंटरवेंशंस एंड इंश्योर दैट दे कैन इफेक्टिवली एड्रेस द कंसर्न्स रेज्ड स्पेशली अगेंस्ट द कोविड-19 इंक्लूड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। ठीक है, अब मैंने इसके ऊपर मेंस का क्वेश्चन भी रखा है, आप लिख सकते हो इसमें। इंडिया हैज़ अ लॉन्ग रोड अहेड टू एंड द हंगर एंड माल न्यूट्रिशन, कि भारत के सामने बहुत लंबा एक रोड है। डिस्कस एंड ऑल्सो सजेस्ट सम मीजर्स फॉर इंडिया टू इंप्रूव इट्स ग्लोबल हंगर इंडेक्स रैंकिंग इन 2020 एंड बियॉन्ड। आपको ये लिखना है और मुझे लिख के दिखाना भी है आपको। ठीक है, इसके ऊपर मैं क्लास कर लूँगा, वो हमें वैसे वास्तविकता में जो मैंने पढ़ाया है ये यही है। ठीक है, जो मैंने पढ़ाया है दैट इज़ दिस थिंग। ठीक है, तो इसके आंसर की प्रैक्टिस भी मैंने आपको अब यहाँ पे करा दी है, तो फिर भी अगर आपको इसमें कुछ अच्छा लगे तो आप इसमें और कुछ ऐड कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको सभी, मेरी बात। अच्छा दोस्तों, इतना ही था। बाकी जिन बच्चे को अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, क्यों लेना है सर, क्योंकि देखो अभी 10 तारीख से और 20 तारीख के आसपास दो अपने कोर्स आ रहे हैं। एक तो एनसीईआरटी का डिटेल कोर्स आ रहा है और दूसरा मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल आ रहा है। ठीक है, सो जल्दी से जाओ दोस्तों और इनको ज्वाइन कर लो। और इसके लिए आपको अनअकैडमी ज्वाइन करना है। आप दो प्रकार से ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी, तो आइकॉनिक और एक प्लस। आइकॉनिक के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, सेम कोड यूज़ करना है आपको आइकॉनिक के लिए सुमित 10, और प्लस के लिए भी आपको मेरा ही कोड यूज़ करना है सुमित 10। फ़र्क क्या होता है, देखो प्लस क्लास में ना आपको सारी क्लास लाइव मिलेंगी, रिकॉर्डेड नहीं होता, वीक में एक बार टेस्ट होगा। कोर्स बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से लगाया जाएगा, कितनी बार भी आप देख सकते हो और किसी की क्लास भी देख सकते हो। ठीक है, यही सब आइकॉनिक में भी होता है, बट आइकॉनिक में कुछ फ़ायदे हो रहे हैं, जैसे इसमें पर्सनल गाइडेंस मिलता है, एक पर्सनल मेंटर होता है आपके पास में, जो आपको क्या करेगा दोस्तों, वो आपको पर्सनली क्या करेगा दोस्तों, गाइड करेगा। ठीक है, आपको एक्सपर्ट गाइडेंस देगा, आपका स्टडी प्लान करेगा। तो ये सारे काम कौन करेगा दोस्तों, आपका पर्सनल मेंटर अनअकैडमी में। बाकी बाय द वे, जब आप कोड यूज़ करोगे सुमित 10, तो आप मेरे साथ तो जुड़े हुए, मैं आपकी मेंटरिंग करूँगा ही करूँगा। जीएस की ये फीस है दोस्तों। ठीक है, ये 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने,
ठीक है, ये आप देख रहे हो दोस्तों, एक्चुअल फीस ये है। आपने जब मेरा कोड यूज़ किया तो आपको मिला दोस्तों सीधा सीधा 10% ऑफ, 10%, 10%, 10% ऑफ। इधर देखोगे आप तो दोस्तों ये 1 साल, 2 साल, 3 साल आपको मिला, यहाँ पर भी देखो 10% ऑफ। ठीक है, तो आप चाहे प्लस करें और चाहे इकॉनिक करें दोस्तों, आपको कोड क्या यूज़ करना है, सुमित 10। ओके, अभी देखो आई ऑप्शनल कोर्स, तो 19 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जो अकेडमी में पढ़ाए जाते हैं, तो आप सबके साथ जुड़ सकते हो। बस आपको मेरा कोड याद रखना है, मेरा कोड क्या है, सुमित 10। सबसे बेस्ट ऑफर ये है जिसमें जीएस प्लस कॉम्बो, जीएस प्लस ऑप्शनल दोनों मिलता है, इसको हम कॉम्बो कहते हैं। आप 1 साल, 2 साल कॉम्बो, 3 साल कॉम्बो कर सकते हो। ये 1 साल का प्राइस है अभी का, ये 2 साल का। इस पे भी जब आप मेरा कोड लगाओगे ना सुमित 10, आपको मेरा कोड लगाना है सुमित 10, तो आपको 10% इस पे भी डिस्काउंट मिलेगा, इस पे भी 10% डिस्काउंट, ये आइकॉनिक वाला है। और साथ साथ में 45,000 रुपये की टेस्ट सीरीज फ्री है दोस्तों। ये ऑफर सिर्फ 31 तारीख तक वैलिड है, सो देर मत करो, फटाफट जाओ और ज्वाइन करो अनअकैडमी को राइट नाउ बाय यूजिंग द कोड सुमित 10। ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।